नमस्कार जी, मैं नारायण खारोल आज फिर आपके बीच में आया हूँ मानव तंत्र का दूसरा तंत्र श्वसन तंत्र पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, मैंने पहले भी आपके बीच में वीडियो भेजता रहा हूँ। इस पार्ट का जो पार्ट नंबर 2 आप पढ़ रहे थे उसका पाचन तंत्र से संबंधित 2-4 वीडियो जो बने थे सारे वीडियो में आप तक पहुंचा चुका हूँ। अब आप श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, इसको 1 या 2 वीडियो में हम आपके बीच में पूरा का पूरा पहुंचा देंगे। राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, आरबीसी की जो किताब है, उसके विज्ञान की जो किताब है उसमें पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है श्वसन तंत्र के बारे में, वो समस्त जानकारी हम आपके बीच में पहुंचाने वाले हैं। तो श्वसन तंत्र को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपके बीच में श्वसन का मतलब समझाते हैं जी कि श्वसन क्या है। अगर छोटी कक्षाओं में पढ़ते होते तो वायु को अंदर कर लेना, वायु को छोड़ना श्वसन हो सकता था। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को छोड़ना श्वसन हो सकता था। क्या 10वीं के लेवल में भी इसी प्रकार की श्वसन की परिभाषा, इसी प्रकार से हम श्वसन को समझ सकते हैं क्या उसका कोई भाषा थोड़ी चेंज हो सकती है। तो इसकी भाषा वाला समझेंगे, इस भाषा ये समझेंगे, ऑक्सीजन मतलब O2 को शरीर के अंदर ग्रहण करना, शरीर के अंदर ग्रहण करना तथा इसका उपयोग खाद्य जो ठीक है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के विघटन में करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, वापिस सुनो। ठीक है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करके इसका उपयोग जो खाद्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ हैं जो हमारी कोशिकाओं में होंगे, वहां तक जाना, उस खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थों को तोड़ना और एटीपी का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, आप कक्षा में पहले से आपको जानकारी हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना और फिर CO2 जो बनती है, इस ऊर्जा प्राप्त करने के प्रोसेस के अंदर CO2 जो बनती है उस CO2 को फिर बाहर निकालना। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहेंगे। दोबारा समझिएगा, ऑक्सीजन ना केवल ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करके CO2 को छोड़ना ही श्वसन नहीं कहेंगे हम। ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा, अंदर जाने के पश्चात वो अंदर जाकर के सीधा शरीर के ये जो श्वसन तंत्र के जो अंग है उनसे होता हुआ, रक्त के माध्यम से होता हुआ कोशिका तक जाएगा, फिर वहां खाद्य पदार्थों का विघटन करेगा और फिर वो ऊर्जा देगा, मतलब वहां पर दहन करेगा। दहन में CO2 निकलेगी, वो वापस नाक के माध्यम से बाहर निकल जाएगी और वो जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा एटीपी के रूप में होगी और उसी ऊर्जा से हम अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो क्या हुआ, श्वसन का सामान्य भाषा का मतलब समझ लीजिए कि शरीर में ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, फिर इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को तोड़ करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना, ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहेंगे। अब ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करेंगे तो कहां से अंदर ग्रहण करेंगे, आपके पास अंग है, ठीक है, नाक से ग्रहण करेंगे या मुख से ग्रहण करेंगे, वहां से वायु ग्रसनी में जाएगी, फिर आपके ये कंठ के अंदर जो लेरिंग से वहां तक जाएगी, फिर आपकी श्वास नली श्वसनी से होती, श्वसनिका से होती हुई फेफड़े में जो अंतिम भाग होती है कुपिकाएं, उन कुपिकाएं तक जाएगी। ये पूरे श्वसन तंत्र का आपके पास चित्र है। तो मानव श्वसन तंत्र के जो 3 भाग हैं, उन 3 भागों के बीच में अब हम चर्चा करते हैं। चलिए जी, तो मानव श्वसन तंत्र के 3 भागों में जानकारी ले रखी है। तो मानव श्वसन तंत्र के जो भाग है उसमें 3 भागों के बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र, एक पढ़ेंगे हम निचला श्वसन तंत्र और एक हम पढ़ेंगे, ठीक है, निचला श्वसन तंत्र और एक पढ़ेंगे हम श्वसन मांसपेशियां। तो ये 3 भाग हमको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र के 3 भागों की जानकारी इस किताब के अंदर लिख रखी है, वो जानकारी हम आपके पीछे पहुंचाते हैं। ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आएंगे, निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आएंगे और श्वसन मांसपेशियों में कौन कौन से क्या श्वसन मांसपेशियों में कौन कौन सी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, तो ऊपरी श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे नासिका के बारे में, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे ये मुख के बारे में, यहाँ लिखा हुआ नहीं से मुख के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में, ऊपरी श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे हम लेरिंक्स स्वरयंत्र के बारे में। ये तो पढ़ेंगे हम ऊपरी श्वसन में पढ़ेंगे हम मुख। तो चालू नासिका से करें तो नासिका के बाद मुख के बाद ग्रसनी और ग्रसनी के बाद हम पढ़ेंगे लेरिंक्स। और ये लेरिंक्स पढ़ करके ये हमको इन अंगों के बारे में जानकारी मिलेगी ऊपरी श्वसन तंत्र में। निचले श्वसन तंत्र में हमको जानकारी मिलेगी श्वास नली के बारे में, श्वास नली के बाद मिलेगी हमको श्वसनी और श्वसनिकाओं के बारे में, श्वसनी और श्वसनिकाओं के बाद फेफड़ों के बारे में। तो श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े, ये जानकारी मिलेगी हमको निचले श्वसन तंत्र में। और श्वसन मांसपेशियों में हमको मिलेगी या तो
जो हमारी यहाँ पे पसलियां होती है, पसलियों में जो मांसपेशियां होती है उसके बारे में, और एक होगा मध्यपट जिसको डायफ्राम बोलते हैं उसके बारे में। तो आपको ये जो श्वसन तंत्र जो है, मानिए हमारा श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र के 3 भागों के बारे में जानकारी कर दी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अभी के लिए ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। और ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में हम सबसे पहले जो चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नासिका। ये नासिका, ठीक है जी। हमारे लिए वायु नाक के द्वारा ही ग्रहण की जाती है, और मानव का श्वसन का जो पहला जो अंग है वो नासिका ही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक जोड़ी नासाद्वार होते हैं, जानकारी, एक जोड़ी नासाद्वार होते हैं, मतलब वायु का जो प्राथमिक अंग है, जैसे वायु का श्वसन को ग्रहण करती है, श्वसन का जो पहला प्राथमिक अंग है वो नासिका है। इसका मतलब ये बीच में एक पतली सी हड्डी होती है जिसमें जो उसके 2 द्वार बनाती है। तो नासिका नासाद्वार जो होते हैं वो नासाद्वार एक जोड़ी के रूप में होते हैं, और वहीं से क्या करती है, वायु ग्रहण की जाती है। ये जो नासाद्वार के बाद नासा गुहा आगे जाकर के नासा ग्रसनी में खुलती है। आपने जब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो पाचन तंत्र के अंदर हम क्या कर रहे थे कि जब मुख के बाद हमने ग्रसनी पढ़नी पड़ी थी, तो ग्रसनी के 3 प्रकार पढ़े थे हमने। नासा ग्रसनी पढ़ा था, मुख की ग्रसनी पढ़ा था, और कंठ की ग्रसनी पढ़ा था। तो अब इसके बाद नासाद्वार का जो अंतिम भाग होता है वो नासा ग्रसनी में खुलता है। तो अब नासाद्वार में क्या होता है, नासाद्वार में श्लेष्मा की परतें होती है। श्लेष्मा की परत के अलावा इस नासाद्वार के अंदर, नासाद्वार के मतलब इसकी जो नाक की गुफा है, नासा गुहा समझ लो, ठीक है। नासाद्वार के वायु अंदर घुसी और वो नासा गुहा में जाएगी। नासा गुहा में क्या होगा, एक तो श्लेष्मा की परत होगी, श्लेष्मा की परत के अलावा इसके ऊपर महीन बाल होंगे। ये महीन बाल क्या करेंगे, धूल के कणों को, मिट्टी के कणों को, या धूल मिट्टी तो एक ही बात है, धूल मिट्टी पराग के कणों को, कोई एलर्जी का कोई कण है इस नाक में नहीं जाएगा, इसको यहीं चिपका देंगे या उसको यहीं रोक देंगे। ये काम होता है। बाकी समझ लीजिए कि अगर हमारे नाक में होगा क्या, ठीक है, नाक के अंदर, ठीक है, मतलब हमारी जो वायु है, सर्वप्रथम जो श्वसन का जो प्रारंभिक अंग है वो नासाद्वार ही होता है, नाकी होता है, ठीक है। ये बीच में पतली हड्डी के द्वारा इसमें 2 द्वार होते हैं, और इसमें जो नासा गुहा बीच का जो भाग होता है ये अंदर जाकर के कहाँ खुलता है, नासा ग्रसनी में खुलता है। तो नासा ग्रसनी से और इस नासाद्वार के बीच में जो होती है उसको नासा गुहा बोलते हैं, और इसके अंदर श्लेष्मा की परत होती है, इस पर खूब सारे महीन बाल होते हैं, और यही महीन बाल क्या करते हैं, धूल मिट्टी पराग के कणों को अंदर जाने से रोक देते हैं। अब सुनना दोबारा कि आपको जानकारी मिल जाएगा जी। वहां से वायु कहां जाती है, वहां से वायु जाती है ग्रसनी में। तो हमें जो दूसरा जो चीज पढ़नी है वो दूसरी चीज क्या पढ़नी है, दूसरी चीज, इसका मतलब नासा ग्रसनी से पहले अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, मुख। ठीक है, मुख भी क्या है, एक द्वितीयक श्वसक अंग के रूप में काम कर सकता है। कभी कभार क्या होता है, ये तो बढ़िया चीज है कि भी केवल हमारी बॉडी में केवल सांस जो केवल नाक से ली जाती है। अगर नाक से हम सांस लेते तो क्या होता, सर्दी के दिनों में जब हम जुकाम हो जाता तो फिर क्या होता जी, अंदर नाक के अंदर मसाला भरा होता, और मसाला भरा होता तो अंदर वायु जा नहीं पाती, तो हम जिंदा कैसे रहते हैं। तो उस समय जब सर्दी में ऐसी झंझट हो जाती है, ठीक है, हम सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी वायु नाक के माध्यम से अंदर नहीं जा पाती है। तो उस समय हमारे श्वसन का काम कौन करता है, मुख करता है। मुख केवल भोजन का काम ही नहीं करता है। लेकिन इस मुख के द्वारा ली गई वायु में और नासिका के द्वारा ली गई, नासाद्वार के द्वारा ली गई वायु में एक फर्क होता है कि नासाद्वार में तो क्या होता है, नासा गुहा जो होती है उसके श्लेष्मा, नासाद्वार की जो नासा गुहा होती है, नासाद्वार के बाद नासा गुहा आती है, इसमें श्लेष्मा होते हैं और महीन बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करने का काम कर सकते हैं। लेकिन मुख में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। तो यहाँ पर उसमें एक होता है कि नाक से ली गई वायु थोड़ा ज्यादा शुद्ध होती है वनस्पत मुख से ली गई वायु में। तो मुख के द्वारा भी हम क्या ले सकते हैं, श्वास ले सकते हैं। नासाद्वार या नासा गुहा का अंतिम भाग होता है नासा ग्रसनी, और मुख के बाद आती है मुख ग्रसनी। आपका जो अगला जो बिंदु है वो अगला बिंदु कौन है जी, ग्रसनी के बारे में। मैं केवल सामान्य सी जानकारी ले रहा हूं, आप जानकारी जानते भी होंगे लेकिन सामान्य जानकारी। ये ग्रसनी क्या, इस ग्रसनी के 3 प्रकार, अब इस पर ज्यादा प्रकाश डालना में ज्यादा उचित नहीं समझूंगा क्योंकि ये जानकारी हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिया था। ग्रसनी 3 प्रकार की है। एक ग्रसनी तो है नाक से के बाद नासा गुहा के बाद आती है नासा ग्रसनी, एक मुख के बाद आने वाली मुख ग्रसनी, और एक कंठ ग्रसनी। ये 3 ग्रसनी होती है। इसका मतलब ग्रसनी का जो पहला भाग होता है, पहला भाग में होती है नासा ग्रसनी, बीच वाले भाग में होती है मुख ग्रसनी, और अंतिम भाग में होती है कंठ ग्रसनी। तो ये इस ग्रसनी में क्या होता है, इस ग्रसनी के अंदर ही आपको क्या करता है, एक घोंटी ढक्कन, जिसकी चर्चा हम वहां भी कर चुके थे, ये घोंटी ढक्कन जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस बोलो या ग्लोटिस बोल दी बोले, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ये वायु को कभी भी भोजन नली में नहीं जाने देता है, या यूं समझ लो कि क्या बोलेंगे इसको, या फिर ये क्या करता है कि वायु को कभी मतलब भोजन नली में रहता है, या भोजन के कणों को कभी भी श्वास नली में नहीं लाना देता है। ये क्या है, एक स्विच का काम करता है। ये स्विच किस किस के बीच में स्विच का काम करता है, ये स्विच का काम करता है श्वास नली
वे भोजन नली के बीच में, ये भोजन नली वो श्वास नली के बीच में स्विच का काम करता है, ये स्विच का काम करता है। जैसे ही मुख ग्रसनी खत्म होती है, मुख ग्रसनी के बाद जैसे ही कंठ ग्रसनी चालू होती है, ठीक है, कंठ ग्रसनी चालू होती है, और कंठ ग्रसनी में जब लेरिंग्स का चालू होता है तो लेरिंग्स या कंठ ग्रसनी के आसपास ये गोंडी ढक्कन पाया जाता है। जैसे क्या होता है कि भाई, जैसे क्या होता है कि वायु कभी भी भोजन नली में नहीं जाती है और भोजन के कण कभी भी श्वास नली में जाते हैं। ये आपको एक जानकारी होना चाहिए कि श्वास नली और भोजन नली में के बीच स्विच का काम कौन करता है, गोंडी ढक्कन एपिग्लोटिस करता है, और ये भी ग्रसनी के अंदर ही पाई जाने वाली संरचना है। तो वहां से वायु कहां जाएगी, वहां से वायु कहां जाएगी, जैसे वो कंठ ग्रसनी से होती हुई लेरिंग्स में जाएगी। तो अपने को देख लीजिए, ऊपरी श्वसन तंत्र के नासिका के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका के बारे में जानकारी मिल रही है कि श्वसन का जो पहला जो अंग है वो नासिका होती है, ठीक है, मतलब इसमें एक उसमें एक जोड़ी नासाद्वार होते हैं, ठीक है, इन दोनों द्वार के बीच में एक पतली सी हड्डी होती है, नासाद्वार फिर नासागुहा से होता हुआ नासा ग्रसनी में खुलता है। तो नासागुहा में क्या होता है, श्लेष्मा महीन के महीन बाढ़ होते हैं, श्लेष्मा की परत और महीन बाढ़ होते हैं, जिससे क्या होता है धूल मिट्टी के कण, पराग के कण, एलर्जी के कण कोई अंदर नहीं जाने जाते हैं। इसके अलावा द्वितीय श्वसन अंग के रूप में मुख भी काम करता है। जब नासिका से श्वास लेने में तकलीफ होती है तो हम मुख के द्वारा भी सांस ले सकते हैं। तो मुख द्वारा ली गई वायु क्या करती है, मुख ग्रसनी के माध्यम से आगे कंठ ग्रसनी में पहुंचता है, ठीक है। मुख द्वारा ली गई वायु नासिका द्वारा ली गई वायु की तुलना में ज्यादा शुद्ध नहीं होती है। वहां से भी वायु, अगर ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी में इस गोंडी ढक्कन एपिग्लोटिस का काम अगर आपको आता है तो आपका काम चल सकता है जी। इसके बाद आपको अच्छी तरह से सुन लीजिए कि यहाँ से वायु अगर हम कंठ ग्रसनी की तरफ जाए, इसका मतलब लेरिंग्स है, तो कंठ ग्रसनी, ठीक है, क्या है, श्वास नली को और लगभग अपने को एक लेरिंग्स के पढ़ना जैसा है, और लेरिंग्स के बारे में पढ़ना चौथा है, ये मतलब ऊपरी श्वसन तंत्र का चौथा भाग पढ़ रहे हैं। और चौथा भाग क्या पढ़ रहे हैं, हमको लेरिंग्स पढ़ना है। पहला भाग क्या है, नासिका, दूसरा भाग क्या है, मुख, तीसरा भाग क्या है, हमने पढ़ा ग्रसनी, और चौथा भाग क्या है, लेरिंग्स। ये लेरिंग्स हमको पढ़ना है, ठीक है। ये क्या चीज है, आपका जो कंठ है, ठीक है, ठीक है, कंठ ग्रसनी और जो श्वास नली है, श्वास नली, ठीक है, तो श्वास नली के बीच में, ठीक है, मतलब कंठ ग्रसनी और श्वास नली के बीच में ये लेरिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि कंठ ग्रसनी के बाद में ठीक जो होगा वो एपिग्लोटिस होगा, वो क्या करता है, वायु ही उसको अंदर जाने देता है लेरिंग्स के अंदर। तो लेरिंग्स में क्या है, लगभग 9 उपास्थियों की बनी एक संरचना होती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। और जैसे ही वायु कंठ ग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस में के माध्यम से वायु जब इस लेरिंग्स में उतरती है तो वह स्वर रज्जु की तरफ जाती है। स्वर रज्जु में क्या होता है, कंपन आता है, और यही है हमारे अंदर जो आवाज उत्पन्न होती है, कंठ में जो लेरिंग्स पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, उसी के माध्यम से आती है। तो हवा जैसे श्वास नली में जाने से पहले यहाँ से होकर के जाएगी तो हवा क्या करेगी, यहाँ पर स्वर रज्जु से टकराएगी, अंदर से होकर जाएगी तो कंपन करवाएगी, और इसी कंपन से हमारे क्या अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो हमको क्या पता चला, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में, नासिका के बारे में क्या जानकारी मिली, मुख के बारे में क्या जानकारी मिली, मुख के बारे में क्या जानकारी मिली, ग्रसनी के बारे में क्या जानकारी मिली, लेरिंग्स के बारे में जानकारी मिली। अब जो हम क्या करेंगे, आगे जो आपके बीच में लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे, मतलब निचले श्वसन तंत्र में, निचले श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे एक श्वास नली, श्वास नली के बाद पढ़ेंगे श्वसनी, श्वसनिका का सबसे अंतिम टुकड़ी कुपिका, और वो जो कुपिका जिसमें होती फेफड़ों के बारे में। और हमको श्वसन की मांसपेशियां पढ़नी है। श्वसन की मांसपेशियां में हम पढ़ेंगे डायफ्राम, मध्यपट वाली मांसपेशियां कैसे श्वसन में मदद करती है, और एक पसलियों के अंदर कुछ मांसपेशियां होती है जो संकुचन करवा करके श्वसन की क्रिया को संपर्क करवाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है श्वसन को हम एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 टुकड़ों के अंदर के पीछे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल्स को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा, धीरे धीरे कैमरे के सामने का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। जब बढ़ता जा रहा है तो एक आनंद बड़ा उच्च क्वालिटी का आएगा, और जब आनंद अपनी चरम सीमा को छुएगा तब आनंद मजा आएगा जी, ठीक है। तभी तक शुरू की शुरुआत है, 5-10-12 दिन हो गए हमको यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हुए। आप जरूर वीडियोस के बारे में अगर कोई कमेंट्स हैं, आप लोगों को डाउट्स हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालिए। उसी कमेंट बॉक्स में डाल करके फिर उसको ध्यान में आएगा और उस पर हम अभी दोबारा काम करेंगे। आप जरूर हमारे चैनल जो ऑनलाइन क्लासेस में बना रखा है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और उन जिन्होंने 10वीं या 12वीं या कक्षाओं में पढ़ाई नहीं करते हैं, उन्होंने भी अगर अपना YouTube चैनल का लिंक उनको कहीं से मिल गया तो वो क्या कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए, उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी वर्तमान में, उनको थोड़ा बहुत फायदा होगा। आप लोग जरूर इस कोरोना काल में के अंदर कोरोना से बचने का बचाव के उपाय सारे करते रहिए, लेकिन पढ़ाई से बचाव कोई उपाय नहीं कीजिए। मैं नारायण लाल खारोड़, जिला